हेलो एंड वेलकम बैक यूथ रीच एजुकेशन। दोस्तों, मैं रवि हूं और मैं आपका यूथ रीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हमने बायोलॉजी से लिया है। और कक्षा 10 के इस टॉपिक पर मैं बात करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि सभी बच्चों को हो सके तो घर पर ही या ई लर्निंग के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं। तो उसी पहल के साथ यूथ रीच इंडिया ने यूथ रीच एजुकेशन नाम से ये यूट्यूब चैनल बनाया है, जिस पे कक्षा 9-10 के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो हो सके तो जितने भी आपके आसपास में कक्षा 9 या 10 के बच्चे हैं वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है जैव प्रक्रम, और वो हमारी बायोलॉजी सब्जेक्ट का पहला ही चैप्टर है कक्षा 10 के अंदर, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। अब हम मतलब अपने टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम जीवन के बारे में बात करेंगे कि मतलब जीवन क्या है और किस तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है या किस तरीके से इसका संचालन हो रहा है, कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो इन सब में पार्टिसिपेट करती है या इसमें अपना योगदान देती है। तो सबसे पहले हम एक जीवन की एक छोटी सी परिभाषा देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। वहाँ प्राणी हैं जो जीवित रहते हैं, एक निश्चित समय के बाद मर भी जाते हैं और फिर से प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं। जीवित जीवों की जीवन की विभिन्न क्रियाओं के आधार पर ही हम उनको निर्जीव या सजीव के रूप में कह सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में अकेली ऐसी एक पृथ्वी है जहाँ पर हर तरीके से जीवन की सारी जितनी भी अवस्थाएं हैं या जितने भी कहें तो जितने भी उसके प्रकार हैं वो हर रूप में हमें यहाँ मिलते हैं, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। यहाँ एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक बड़े हाथी तक जानवर पाए जाते हैं, और इसका कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर है कि पृथ्वी हमारे लिए इतनी अनुकूल क्यों है। अगर हम थोड़ा सा ज्योग्राफी के या कहें तो भूगोल के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा वातावरण है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है जीने के लिए, यहाँ पर भरपूर मात्रा में पानी है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे खनिज तत्व भी हैं जो पृथ्वी को जीने लायक बनाते हैं। तो यही पृथ्वी का जो स्वरूप है जैव प्रक्रम या कहें तो लाइफ प्रोसेस के लिए एक मेन कंपोनेंट है या कहें तो एक उसका मुख्य घटक है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे जैव प्रक्रम है, और हम शुरुआत भी इसी से करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों आपसे पूछना चाहेंगे, आप एक आइडिया लगा सकते हैं। तो जैव प्रक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो आप इसका इंग्लिश में मतलब देख सकते हैं लाइफ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया है ना। जैसे कि प्रक्रम को हम प्रोसेस बोल दिया, प्रोसेस का मतलब होता है एक तरीके से एक सीक्वेंस में या कहीं तो एक रिदम के साथ लाइफ में काम करते जाना। वही हमारा साधारण सी भाषा में जैव प्रक्रम है। अगर हम इसकी एक स्पेसिफिक जो हमारी डेफिनेशन है, परिभाषा है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो ये हो सकता है कि वह प्रक्रिया जो शरीर के कार्यों को बनाए रखती है और जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब हमारे जीवन में वो होने वाले कार्य जो हमें हमारे अस्तित्व को या हमारे जीवन को बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। इसकी एक अलग परिभाषा हम और भी बना सकते हैं, जैसे कि वे प्रक्रियाएं जो एक साथ मिलकर जीवन के रखरखाव का कार्य करती हैं और जीवन प्रक्रिया कहलाती हैं। मतलब ऐसी प्रक्रियाएं जिनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रोल है, जिनके बिना शायद हमारा जीवन संभव ही नहीं है, तो उन्हीं प्रक्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि पोषण हुआ हमारा, यानी कि न्यूट्रिशन, हमारा श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, और हमारा परिसंचरण मतलब ट्रांसमिशन, और उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रिएशन। तो ये हमारे जीवन के बहुत ही ज़्यादा मूलभूत कहें तो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनके बिना अगर इनमें से हम एक ही भी चीज़ को निकाल दें तो शायद ही हो कि हम अपना जीवन सही तरीके से चला पाएँ। तो जब ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद पूरा सिस्टम बना लेती हैं, उसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम।
अब बच्चों आप नीचे स्लाइड में देख भी रहे होंगे, इसमें एक चीज लिखी है कि एक कोशिकीय जीवों में इन सभी क्रियाओं को एक कोशिका में किया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में इसे लाखों करोड़ों कोशिकाओं के द्वारा विकसित प्रणाली के रूप में प्रयोग में लाया जाता है या इसको पूरा किया जाता है। अब आप कक्षा 9 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारे जीव होते हैं उनको हमने दो भागों में बांटा है, जैसे कि एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और हमारे बहुकोशिकीय जीव मतलब हमारे मल्टीसेल्युलर जीव। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँगा। एक कोशिकीय मतलब जिसमें केवल एक ही कोशिका हमारी उपस्थित होती है, जैसे कि हमारा अमीबा हुआ और हमारा पैरामीशियम हुआ। और बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जिनमें दो या दो से कितनी भी ज़्यादा हमारी कोशिकाएं हो, जैसे कि हमारा मनुष्य हुआ जिसमें लगभग 30 अरब के आसपास हमारी कोशिकाएं हैं, और हमारे पेड़ पौधे हुए, हमारे जीव जंतु हुए, ये सारी चीज़ें हमारी बहुकोशिकीय जीवों के अंदर ही आती हैं। बेहतर होगा बच्चों आप एक बार कक्षा 9 की अपनी बुक पढ़ सकते हैं जिसमें कोशिकाओं के बारे में बताया गया है। अब जो जैव प्रक्रम में हमने कुछ अलग अलग करके टॉपिक बनाए हैं, उसमें जो पहला टॉपिक आता है हमारा, वो आता है हमारा पोषण का, मतलब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि हमें अगर जीना है, अगर हमें अपने जीवन को बनाए रखना है, तो हमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमें खाना पड़ेगा, हमें सांस लेनी पड़ेगी, है ना, हमें इसी तरह प्रकार के कुछ कार्य करने पड़ेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे जीवन का एक मूलभूत हिस्सा हैं। तो पोषण भी हमारा, हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए हमें खाने की जरूरत पड़ती है। तो खाना खाने को, खाना पचाने को और उसका अवशोषण करने को, तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन जाता है, मतलब एक पूरी प्रणाली बन जाती है। इस पूरी प्रणाली को ही हम पोषण कहते हैं। मतलब खाना खाने से लेकर उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने तक की पूरी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। अब अगर इसकी परिभाषा देखें तो जीवों के पोषण और भरण के लिए आवश्यक भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। मतलब अगर हमें अपना जीवन चलाना है उसके लिए हमें कुछ खाना पड़ेगा, और खाने में हम जो हमारे जरूरी भोजन होता है उसको हम लेते हैं। ये एक प्रक्रिया हमारी मुंह से शुरू होती है और हमारा पेट में, मतलब जो हमारा पेट होता है इसमें उसको पचाते हैं और वहाँ से हम बाद में इसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं एज ए वेस्ट मटेरियल। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम पोषण कहते हैं, और इसी पोषण के द्वारा हमें जो शरीर में हमारी क्रिया करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो इसी पोषण से प्राप्त होती है। अब पोषण, जैसे कि हमने कहा कि मनुष्य खाना खाता है, पेड़ पौधे आपको पता है वो भी किसी ना किसी तरीके से अपना खाना बनाते हैं, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया पोषण के अंदर ही आती है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा पोषण है ये किस प्रकार होता है या किस तरीके से पोषण की प्रक्रिया होती है। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं या जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने बायोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए हैं, उन्होंने इसको पढ़ने के उद्देश्य से इन्होंने दो भाग में इसको बांट दिया कि जो जीव होते हैं हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य, इनको हम जीव ही बोलते हैं, कि इनमें दो प्रकार से हमारा पोषण होता है। नंबर एक होता है हमारा स्वपोषी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक। दूसरा होता है हमारा परपोषी, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। अब हम इस पूरे स्वपोषी को और परपोषी को हम बहुत अच्छी तरीके से डीपली पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो हमने अभी थोड़ा सा आइडिया दिया स्वपोषी का और परपोषी का, हम इसको भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि जो हमारे परपोषी वाला पोर्शन है या हमारा हेटेरोट्रॉफिक वाला, जो हमारे जीव आते हैं हेटेरोट्रॉफिक या परपोषी के अंतर्गत, उनको अलग से तीन भागों में बांटा है, जैसे कि होलोजोइक। बच्चों मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे होलोजोइक का हिंदी का मतलब नहीं पता। हो सके तो अगर आप एग्जामिनेशन में अगर आपकी होलोजोइक शब्द आता है तो आप इसको हिंदी में भी जैसे लिखा हुआ है आप देख भी रहे होंगे डिस्प्ले के ऊपर, तो इसको आप अगर होलोजोइक भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसके तीन भाग हैं। नंबर एक हमारा होलोजोइक, नंबर दो हमारा मर्तोपजीवी मतलब सैप्रोफिटिक, और नंबर तीन हमारा होता है परजीवी मतलब पैरासिटिक। तो हम एक एक करके इन सब पर अभी चर्चा करने वाले हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं स्वपोषी जीवों की या जंतुओं की। मतलब स्वपोषी को आप ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार के जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, मतलब जिनको भोजन बनाने में किसी दूसरे चीज की या कहीं तो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की या अन्य जीव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे सारे जीव जंतु किसके अंदर आते हैं, वो हमारे स्वपोषी जीवों के अंदर आते हैं। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होता, अर्थात अपना भोजन सूर्य की रोशनी या जो हमारे रसायन होते हैं उनके उपयोग से स्वयं ही बना लेता है, तो इस प्रकार के पोषण को ही हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक पोषण कहते हैं। जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, आपको पता होगा कि आप पेड़ों को पानी दें या ना दें, आप उनकी देखभाल करें या ना करें, वो हमेशा मतलब हमेशा क्या कहें, हम कह सकते हैं कि वो अपना छोटी सी एज से लेके एक बहुत बड़े पेड़ तक खुद ब खुद ही बढ़ जाते हैं। कभी आप इस चीज़ पे ध्यान देना कि जंगल में अगर कोई पेड़ खड़ा हो तो हम उसकी कभी देखभाल ही नहीं करते, लेकिन वो एक छोटे से पौधे से लेके एक बहुत बड़े पेड़ में तब्दील हो जाता है। तो वो कैसे अपने आप को ग्रो कर रहा है या अपने आप को वो विकसित कर रहा है, तो हम उसमें हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम उसको कोई मतलब कोई न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हैं, उसका हम पोषण नहीं कर रहे हैं, वो खुद ब खुद ही अपने जीवन के लिए सारी चीज़ें कर रहा है। तो इसी प्रकार की जो हमारा पोषण होता है उसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि आपने मेरे ख्याल से कक्षा 9 में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, मतलब पेड़ पौधों में अपना खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो पेड़ों की पत्तियां, उसकी जड़ें और तने, इस पूरे के पूरे भाग में वो सूर्य की किरणों की वजह से, उसकी धूप की वजह से होती हैं। तो ये पूरा का पूरा फिनोमिना मेरे ख्याल से आप एक बार जरूर अपनी कक्षा 9 की बुक में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना मतलब टाइम नहीं है कि हम वीडियो को बहुत लंबा लेके जाएं। तो आई होप कि आप अपनी कक्षा 9 की बुक को एक बार जरूर देखेंगे और वहाँ से आप फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। तो यही हमारी स्वपोषी क्रिया है, जिसमें कोई जीव बिना किसी अन्य जीव पर निर्भर हुए क्या कर लेता है, अपना पोषण कर लेता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। आप इसमें दूसरी स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अभी आपने कक्षा 9 में एग्जाम्पल देखा होगा कि अगर हम एक गमले में एक पेड़ को लगाएं और इसके कुछ भाग को हम एक बोतल के अंदर डाल दें और उसको कॉर्क से बंद कर दें, तो इसमें एक मतलब हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमें इसमें नज़र आ जाती है। आप इसको भी कक्षा 9 की बुक से अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, एक बात इसमें और ध्यान देने की है कि जो हमारा ये हमारे पेड़ों के अंदर जो हमारा पोषण होता है, आपको पता होगा कि पेड़ का मुंह तो नहीं होता जैसे कि इंसान का होता है, जानवर का होता है। तो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, जैसे कि अगर हमें खाना खाना है तो हमारे मुंह से ही ना होगी ना हमारे खाने की प्रक्रिया शुरू। तो जब पेड़ों का मुंह ही नहीं होता तो उनकी प्रक्रिया होती कहाँ से शुरू है। तो इसके लिए आप स्लाइड में देख रहे हैं कि हमने एक नीचे डायग्राम बनाया है, इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टोमेटा के द्वारा ही पेड़ जो होते हैं अपने खाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, इसको हिंदी में रंध्र छिद्र बोलते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा पत्तियों पर पाए जाने वाले कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं जो क्या होते हैं कि गैसों को एक्सचेंज करने में या गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। आपको पता होगा कि पेड़ CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ये CO2 कहाँ से ली जाती है और ऑक्सीजन कहाँ से निकाली जाती है, वो होता है हमारा इन्हीं स्टोमेटा के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस। इसी में ये सारी चीज़ें होती हैं। यही स्टोमेटा CO2 को लेंगे और यही स्टोमेटा अपने अंदर से O2 को बाहर निकाल देंगे। अगर आपको मतलब इनको देखना है तो आप किसी पेड़ की पत्ती को उल्टा करिएगा और उस पत्ती के नीचे आप अपनी उंगली को मतलब हल्के से उसको जब आप उसको रफ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो उसकी स्किन है आपको हल्का सा महसूस होगा कि ये बहुत रफली स्किन है। तो ये वही हमारे पोर्स होते हैं या हमारे स्टोमेटा होते हैं जो इस चीज़ में भाग लेते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं इसके कुछ भाग होते हैं, जैसे कि हमारा
इसमें लिखा है कि प्रत्येक रंध्र या स्टोमेटा को एक सुरक्षा कोशिका के द्वारा सुरक्षित या संरक्षित किया जाता है, जो छिद्र को खुलने और बंद होने में सहायता करते हैं। अब आप नीचे देख रहे होंगे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि गार्ड सेल। ये जो एक कोशिकाएं होती हैं इन्हीं स्टोमेटा के अंदर, जो क्या करती हैं, इसको फैलने में और सिकुड़ने में मदद करती हैं। मतलब ये पेड़ के ऊपर डिपेंड होता है कि कब वो अपने स्टोमेटा को ओपन करेगा और कब इसको क्लोज करेगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि क्या कौन कौन से हमारे स्टोमेटा के अंदर पार्ट्स होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो हम अब बात कर लेते हैं अपने परपोषी या हेट्रोट्रॉफिक पोषण के बारे में। हेट्रोट्रॉफ मतलब ऐसे पोषण या ऐसे जीव जो अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं और वहीं से अपनी आवश्यकता की सारी चीज़ें पूरी करते हैं। तो इसी प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। अगर आप इसकी परिभाषा देखें तो ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होता है, अर्थात अपना भोजन बनाने के लिए उसे किसी अन्य जीव की आवश्यकता होती है, तो इसी प्रकार के पोषण को हम परपोषी पोषण कहते हैं। मतलब हम इसको हेट्रोट्रॉफिक पोषण कहते हैं, जैसे कि मनुष्य या जानवर। हाँ, तो आप से मेरा एक सवाल है कि क्या मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता? आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा जो हम मनुष्य हैं या हमारा जो जानवर है, वो क्या होता है कि वो हमारे परपोषी जीवों के अंदर आते हैं। क्योंकि अगर मनुष्य भले ही अपना खाना अपने हाथ से बनाता हो, है ना, खुद ही उसको सर्व करता हो, खुद ही उसको खाता हो, खुद ही उसको उगाता हो, तो एक बार को लगेगा कि मनुष्य भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन ये एकदम गलत मिथ है। मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, क्योंकि अगर हमें खाना है, सपोज करिए आपने कोई आलू बोया खेत के अंदर, तो आपने आलू बोया, है ना। अब ये तो नहीं कि आप मिट्टी खाएंगे, आपने आलू बोया, है ना। आप अब उस आलू को खाएंगे बना के, जब भी आपको कुछ खाना है। तो क्या हुआ, आप क्या हुए, आप आलू के ऊपर निर्भर हुए। या सपोज करिए अगर आप मांसाहारी हैं, तो अगर आपको कुछ मांस खाना है तो क्या होगा, आप किसी न किसी जीव पर निर्भर ही होंगे। अगर आपको अंडे खाने हैं, मतलब आपको मुर्गी के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। तो मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो अपने खाने के लिए किसी न किसी जीव पर, किसी न किसी पेड़ पौधे पर हमेशा ही निर्भर होता है। ठीक ऐसे ही हमारे जानवर भी होते हैं। जैसे कि अगर हमारे कुछ शाकाहारी जानवर हैं, जैसे कि हमारी गाय भैंस भेड़ बकरियां हुई, ये घास खाती हैं, मतलब ये हमारे पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। या हमारा जैसे कि शेर हुआ, या हमारे हाइनाज हुए, मतलब लकड़बग्घे हुए, वो क्या होते हैं, वो भी हमारे जीवों पर निर्भर होते हैं। वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, मतलब वो भी अन्य जीवों पर निर्भर हैं। तो ऐसा पोषण जिसमें एक जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है, तो इसी पोषण को हम क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं, जैसे मनुष्य और जानवर। चलिए, हाँ, तो हम अब इसमें इसके कुछ हमने 3 टाइप बताए थे, और उन्हीं 3 टाइप में से हमारा जो पहला टाइप है वो है होलोजोइक पोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए बच्चों, इसकी मैं कोई परिभाषा तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि जो हमारा होलोजोइक प्रकार का जो हमारा पोषण होता है, वो अमीबा के अंदर पाया जाता है। अमीबा, मेरे ख्याल से आपने कक्षा 9 में भी उसके बारे में उसका डायग्राम जरूर ड्रॉ किया होगा, आई होप। तो आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, और आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम के में इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसमें हमारा जो पोषण है वो होता है। होलोजोइक पोषण हमेशा केवल एक कोशिकीय जीवों के अंदर ही होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वे जीव जिनके अंदर केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, उसी में ही हमारा होलोजोइक प्रकार का पोषण होता है। अब आप इसमें देखिएगा, इसमें लिखा है कि यह स्यूडोपोडिया का उपयोग कर भोजन को निगलता है। आप इसमें देख रहे होंगे डायग्राम में ना, जहां फूड लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, यहीं से ही इसकी शुरुआत होती है। और इसका जो नंबर 2 का ही हमारा डायग्राम है, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक इसमें एक सर्किल सा बना हुआ है। इसी को हम मतलब स्यूडोपोडिया कहते हैं, जो भोजन को पकड़ने में हमारी मदद करता है। आगे इसमें देखिएगा कि भोजन निगलने की इसी प्रक्रिया को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। कि जो ये प्रक्रिया, मतलब भोजन को निगलने की जो प्रक्रिया हो रही है, उसको होलोजोइक पोषण में हम फैगोसाइटोसिस
कहते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप नीचे देखिए तो जो हमारा ये भोजन है, ये कैनाल होती है, फूड कैनाल, या जिसको हिंदी में बोलते हैं भोजन रिक्तिका, ये इसमें प्रवेश करता है और ये इसके अंदर जाकर ये यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन या उसका जो अवशोषण होता है, इसमें शुरुआत इसकी हो जाती है। अब जैसे जैसे भोजन ये अंदर की ओर जाता है, धीरे धीरे इसका पाचन और इसका अवशोषण हो जाता है। और जिस स्थान से ये हमारा जो अमीबा होता है इस भोजन को ग्रहण करता है, उसी से जो वेस्ट मटेरियल इसमें निकलता है वो वहीं उस स्थान से या स्यूडोपोडिया से वो बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रकार के पोषण को हम होलोजोइक पोषण कहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मृतोपजीवी पोषण, या इसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। हाँ, तो इसकी चलो हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि इसकी परिभाषा असल में क्या होगी। हाँ, ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी मरे या सड़ी गली चीजों के ऊपर निर्भर होता है, तो इसी प्रकार के पोषण को हम मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। आप इसके अर्थ, इसका जो शब्द है, इसी से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि मृतोपजीवी मतलब ऐसे जीव जो सड़ी गली चीजों पर, मरी हुई चीजों के ऊपर अपने आप को सर्वाइव करते हैं, मतलब उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार के हम पोषण को मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक पोषण कहते हैं। हाँ, इस प्रकार के पोषण में भोजन आंशिक रूप से परजीवी के शरीर के बाहर होता है और अवशोषित हो जाता है। मतलब ये जो हमारे जीव होते हैं मृतोपजीवी, ये उस सड़ी गली चीज के ऊपर बैठते हैं और वहीं से ही अपना भोजन क्या कर लेते हैं, ये उसको मतलब खाना शुरू कर देते हैं और अपने आप को सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फफूंदी, जिसको हम फंजाई बोलते हैं, यीस्ट, अगर इसको हिंदी में हम बात करें तो उसको हम खमीर बोलते हैं, जिसका अक्सर आप देखते होंगे कि ब्रेड बनाने में या जलेबी वगैरह बनाने में जिसमें यूज़ किया जाता है वो। और एक होता है हमारा मशरूम, जिसको आप अक्सर अपने घर में खाते भी होंगे। तो ये हमारे इसके 3 एग्जाम्पल हैं। आप एक एक करके स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि एक डब्बे में रखा हुआ है ना, ये इसके अंदर हमारा जो यीस्ट है या खमीर है वो होता है। ये छोटे छोटे हमारे कुछ पदार्थ होते हैं, बहुत महीन होते हैं, जिसको शायद हम अपनी नंगी आंखों से देख ही ना पाए, माइक्रोस्कोप में आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा खमीर होता है या जिसको हम यीस्ट बोलते हैं। और बाकी 2 डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये हमारी जो अम्ब्रेला साइज में हमारी ये मशरूम है, जिसको हम अक्सर खाने में यूज करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि बच्चों की एक पैकेट के ऊपर ही इन्होंने कुछ खाद वगैरह डाला हुआ है और ये उसी पैकेट के ऊपर ही ग्रो करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले परिभाषा में बताया कि ये आंशिक रूप से किसी भी जीव के ऊपर ही रहकर ही अपना जो पोषण है या अपने आप को जो सर्वाइव करते रहते हैं। और देखिए ये हमारा है, इसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं इसको, फंजाई या फफूंदी। आप देखते होंगे, अगर गांव की भाषा में अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं सांप की छतरी, है ना, देखो छतरी टाइप की है, लेकिन इसको हम बोलते हैं हमेशा फफूंदी। ये कहीं पर भी लग सकती है। आप अगर आप जंगल में जाए जहाँ थोड़ा मॉइस्चर होता है या नमी सी बनी हुई होती है, ये वहाँ पर आसानी से उग जाती है। तो ये हमारे इसी टाइप के वो हैं जीव। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे वाले जीव के बारे में, जिसको हमने बताया कि परजीवी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे, आप आई होप कि आप में से जानते भी होंगे कि पैरासाइट या परजीवी क्या होते हैं, लेकिन हम इसकी परिभाषा आपको बता देते हैं कि ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होता है, मतलब एक परजीवी के रूप में उसके ऊपर सर्वाइव करता है, और अपने होस्ट को, होस्ट मतलब जिसके अंदर वो जीव रह रहा है या जिसके ऊपर वो जीव अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, उसको हम होस्ट बोलते हैं, और अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, तो इसी प्रकार के पोषण को हम परजीवी पोषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं, जैसे जोंक हुआ, मच्छर हुआ, खटमल हुआ, या कहीं तो जो हमारा टेप वर्म होता है, फीता कर्मी, जो इंसान की आंत के अंदर पाया जाता है, वो इसी प्रकार के होते हैं। हाँ, इसमें नीचे लाइन में लिखा है कि ये जीव या तो होस्ट के शरीर के अंदर या फिर शरीर के बाहर रहकर भी अपने आप को एक परजीवी के रूप में अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं। मतलब बच्चों, आप एक चीज समझना इसके बारे में कि जो हमारे परजीवी होते हैं, ये शरीर के अंदर भी रह सकते हैं, चाहे वो इंसान हो या वो जानवर हो, ये उसके अंदर भी रह सकते हैं या उसके बाहर भी रह सकते हैं। जैसे कि चलो हम मच्छर के बारे में बात करें। मच्छर हमारे शरीर के अंदर तो नहीं रह सकता, वो शरीर के बाहर ही क्या होता है, हमारी स्किन पर बैठता है, वहीं से वो अपना हमारा खून चूसता है
और वो क्या करता है, अपना भोजन या अपना पोषण करता रहता है। ठीक ऐसे ही हमारे जो ये खटमल होते हैं, ये भी ऐसे ही होते हैं, शरीर के अंदर तो नहीं जाते, शरीर के बाहर से ही ये काटते हैं और वहीं से अपना जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए वो हमारे शरीर के ऊपर से ही लेते रहते हैं। एक होती है हमारी जोंक, है ना, जोंक भी सेम ऐसा ही है, शरीर के ऊपर बैठेगी, वहीं से हमारा खून चूसेगी और यही हमारा, इसको हम पैरासाइट बोलते हैं। आप डायग्राम में बच्चों देख सकते हैं, ये इधर हमारे लेफ्ट साइड में जोंक का डायग्राम है और इधर जो खटमल है उसकी पूरी लाइफ साइकिल इसमें लिखी हुई है कि कैसे बनते हैं, कैसे उनका जो ग्रोथ होती है वो कैसे होते हैं और एक मैच्योर स्थिति में वो कैसे पहुंचते हैं। हाँ बच्चों, ये आप लेफ्ट साइड में देखिएगा, ये है टेप वॉर्म। टेप वॉर्म बोलते हैं मतलब फीताकृमि। ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। अक्सर छोटे बच्चे जो मिट्टी वगैरह खाते हैं उनके शरीर में ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं और ये वहीं पर रहकर अपने आप को ग्रो करते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मतलब खतरनाक चीज़ है शरीर के अंदर, क्योंकि ये एक साल में लगभग 30 लाख के आसपास अंडे हमारे शरीर के अंदर दे देते हैं। ये तो हमारी किस्मत है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन अंडों को खत्म कर देता है, लेकिन कोई भी जो हमारे ये फीताकृमि होते हैं शरीर के अंदर 30 लाख अंडे देते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाय द वे 30 लाख में से अगर 1000 अंडे भी हमारे जीवित रह जाए शरीर के अंदर तो शरीर की कितनी बुरी हालत हो सकती है। और इधर आप देख ही रहे होंगे कि इधर मॉस्क्यूटो है जो हमारे मलेरिया वगैरह के उसमें बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। तो ये हमारे शरीर के ऊपर एक पैरासाइट के रूप में या कहें तो परजीवी के रूप में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यही हमारे आज के जो हमारा टॉपिक था, जो हमने पढ़ा कि किस प्रकार के पोषण होता है। हमने भी कुछ लिमिटेड जीवों के बारे में ही देखा है, हमने पेड़ों के बारे में थोड़ा सा देखा। अगली बार जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो इसी के ऊपर होगा, पोषण। लेकिन हम बात करेंगे कि इंसान के अंदर मतलब एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारा जो पोषण होता है वो किस प्रकार का होता है, और वही आपके पेपर के या एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आप इसमें से कोई भी अगर चीज़ आपको अच्छी लगे तो हो सके तो आप इन चीज़ों को नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।